हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उद्भव क्लासेस पर। हम एक बार फिर से लेकर आए हैं यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि भारतीय संविधान के प्रश्नों से संबंधित है। और जैसा कि हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जो प्री की डेट है वो हमारे सामने है। 14 मई 2023 यूपी पीसीएस प्री की जो डेट है वो निर्धारित की जा चुकी है आयोग के द्वारा। और जल्द ही फॉर्म का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में ऑप्शनल्स एग्ज़ाम को लेकर जो बदलाव हुए उसकी वजह से थोड़ा नोटिफिकेशन लेट हो रहा है, लेकिन जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी भी 14 मई बनी हुई है और इसी क्रम में नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं अपने प्रैक्टिस को। रेगुलर जितनी प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे, हमारा एग्ज़ाम भी उतना ही अच्छा निकलेगा। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को ले लेते हैं। आज ये हमारा चौथा पार्ट है, चौथी वीडियो है जो कि संविधान को लेकर चर्चा जिस पर हम लगातार करते रहे हैं अभी तक के लिए। तो हम शुरू कर लेते हैं भाई अपने पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ कुछ संवैधानिक प्रावधान दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि भाई कौन-कौन से अनुच्छेद हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संवैधानिक संशोधन की अगर हम बात करें तो हम लोग सभी जानते हैं संवैधानिक संशोधन का जो संबंध है वह अनुच्छेद 368 से है। आर्टिकल 368 इससे रिलेटेड है। तो ए का जो हो जाता है हमारा 4 हो जाता है। वित्त आयोग की अगर हम बात करें तो वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद 280 से होता है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के प्रावधान की चर्चा की गई है। वहीं अगर वित्तीय आपातकाल की हम बात करें तो 360 अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। और अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में चर्चा करता है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाता है इस क्रम में कि भाई ए का 4 और बी का 3 होते हुए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाता है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो फटाफट प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हैं हम अपने इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए। अगला प्रश्न हमारा सेकंड है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो एक तरफ अनुच्छेद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उसमें कौन से कंसेप्ट या कौन सी बातों को बताया गया हमारे संविधान में उसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 17, जो अनुच्छेद 17 है उसके सामने दिया हुआ है न्याय के समक्ष समानता। अनुच्छेद 78 के सामने दिया हुआ है संसद का गठन। सुमेल है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये ध्यान से रखना है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल है। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की बात की गई है। और अनुच्छेद 352 जिसमें आपात स्थिति की घोषणा की गई है। तो इसमें यही एक सुमेलित है जिसमें आपात स्थिति की घोषणा की गई है। बाकी जो अन्य हैं वह सुमेलित नहीं है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर तो जो अनुच्छेद 17 है, आर्टिकल 17 है, वह किसको बताता है, वह अस्पृश्यता को बताता है। किसको? अस्पृश्यता को बताता है। वहीं अगर अनुच्छेद 78 की बात करें जिसमें राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में बात की गई, यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी विषय पर जानकारी दे सकते हैं, यह प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को बताया गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 192 की बात की गई थी अभी क्वेश्चन में, तो इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरता को बारे में बताया गया है। किसके बारे में? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरता के बारे में, यानी उनको कैसे असदस्य घोषित किया जा सकता है, इस संबंध में चर्चा की गई थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। 352 का आपातकाल की स्थिति घोषणा यही सुमेलित है, अन्य जो 3 अनुच्छेद हैं वह सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंसर जो है आ जाने चाहिए भी। अगर आप लोग देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, तो जल्दी से आंसर भी इसका जरूर दें जो भी लोग इसको देख रहे हैं। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 240, 241, 242 या 239। तो यहाँ क्या उत्तर होगा? यहाँ उत्तर होगा हमारा बी 241। 241 जो है यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही और सटीक उत्तर होगा, जिसमें भारतीय संविधान में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज है, उसमें उच्च न्यायालय होंगे, इनके बारे में बात की गई है। तो भारतीय संविधान के भाग 8 में किसमें किसमें भाई भाग 8 की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कुछ उपबंध बताए गए हैं, कुछ चीज़ों को समझाया गया है। तो भाग 8 में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 239 जो बात करता है वो किसकी करता है? संघ राज्य क्षेत्रों के शासन की बात करता है, यानी कि यूनियन टेरिटरी जो है उनके जो शासन व्यवस्था होगी, प्रशासन होगा, प्रशासन की बात ये करता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है अनुच्छेद 239 भाग 8 में। इसके साथ ही अगर हम बात करें 240 की, तो 240 अनुच्छेद क्या कहता है कि कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यूनियन टेरिटरीज होंगे, उनके राज्य क्षेत्रों में जो विनियमन है या जो वहाँ पर कार्यवाहियाँ हो रही हैं उनके संबंध में नियम बनाने की जो शक्ति होगी वह राष्ट्रपति के पास होगी कुछ विशेष मामलों में। ऐसे ही अगर हम देखें
241 में, अनुच्छेद 241 की अगर हम बात करें तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट्स की बात की गई है। किसमें? यूनियन टेरिटरीज में, अनुच्छेद 241 में। वहीं अगर हम बात करें 242 की, तो 242 में किसी केंद्र शासित राज्य को समाप्त करने के बारे में बात की गई है, यानी कि उसे राज्य में बदल दिया जाए या किसी राज्य के साथ मिला दिया जाए, इस संबंध में चर्चा की गई है। इसमें किसमें? भाग 8 में। तो यहाँ हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश बताए गए हैं, तो ये बताए गए हैं संविधान के अनुच्छेद 241 में, आर्टिकल 241 में। इस बात को ध्यान रखना है सभी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, अनुच्छेद दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ जो कंसेप्ट है वो उससे संबंधित राज्यों का बताया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि संविधान का जो भाग 21 है, जो संविधान का भाग 21 है, इस संविधान के भाग 21 में कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं, कुछ अस्थायी विशेष या विशेष उपबंध दिए गए हैं कुछ राज्यों को, जो इन अनुच्छेदों के इस भाग के अंतर्गत आते हैं, भाग 21 के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें से जैसे 371 ए है, बी सी डी है, यानी क ख ग घ करके दिया हुआ है इसमें। तो इनमें किसका सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर पूछ रहा है यहाँ पर। तो इस बात को हमें पता है, यहाँ आंसर क्या होगा? 371 सी मेघालय नहीं है, बल्कि ये किसके लिए है? ये मणिपुर के लिए है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। 371 ग या सी जो है, इसमें कौन सा स्टेट है? तो इसमें मणिपुर स्टेट है। बाकी ये सही है। 371 ए में नागालैंड है, ख में असम है, और यहाँ हम देखते हैं घ में आंध्र प्रदेश के बारे में बताया गया है। आंध्र प्रदेश के बारे में बताया गया है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस प्रकार से राज्यों को कई भागों में बांटा गया है। जैसे अगर हम भाग 21 के अनुच्छेद 371 की बात करें तो इसमें 2 राज्य आते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण स्थान आते हैं, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। कौन कौन से आते हैं? महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। वही 371 ए में अभी हमने देखा कि क्या आते हैं, तो 371 ए में नागालैंड आता है। ठीक है, 371 ए में नागालैंड आता है। और वहीं अगर हम बात करें कि 371 बी में कौन सा स्टेट आएगा, तो 371 बी में असम आता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। कि इसी तरह से अगर हम सी की बात करें 371 सी में, तो अभी हमने क्वेश्चन में ही देखा, इसमें मणिपुर आता है। और इसी तरीके से डी की अगर हम बात करें 371 डी में, तो इसमें कौन सा स्टेट आता है? तो इसमें आंध्र प्रदेश स्टेट आता है। और इसी तरह से आंध्र प्रदेश के साथ साथ एक और ध्यान रखना है, अभी वर्तमान में तेलंगाना भी इसी के अंतर्गत आएगा 371 डी में। संपूर्ण स्टेट या पूरा स्टेट नहीं आता है कभी भी, उनके कुछ एक विशेष क्षेत्र आते हैं। और इसी तरह से अगर हम डी ई की बात करें, 371 ई की बात करें, तो इसमें आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के संबंध में बात की गई है। किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बात की गई है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ई के बाद अगर हम बात करेंगे तो एफ़ की बात करेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कई बार पूछा गया है। एफ़ को हिंदी में च के रूप में वर्णित किया जाता है। इसको तो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, क्योंकि ये वो स्टेट है जो बाद में हमसे जुड़ा, वो है सिक्किम। तो सिक्किम को कुछ विशेष प्रावधान जो है, कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं जो अस्थायी हैं, जो कि भाग 21 में आते हैं। तो यहाँ पे सिक्किम जो अगर प्रश्न पूछता है तो किसमें है? वो एफ में है। इसके बाद जी की बात करें, 371 जी की बात करें तो इसमें आता है मिजोरम। एच की बात करें तो इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश। और इसके बाद आई की अगर हम बात करें, किसकी? आई की अगर हम बात करें तो आई में आता है गोवा। और फिर जे की अगर हम बात करें तो इसमें आता है कर्नाटक। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो मेनली 371 ए से जे तक वर्णित हैं, जिनको कुछ विशेष उपबंध दिया गया है, जो अस्थायी उपबंध हैं, जो कि किसमें है? भाग 21 में है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पुलिस आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविज़न, और विदेश मामले। तो ये समवर्ती सूची की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? समवर्ती सूची की बात हो रही है, यानी कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही होगा। आपराधिक मामले ये जो है समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस जो कि राज्य की भी होती है अपनी, रेडियो और टेलीविज़न ये केंद्र का है, विदेशी मामले भी जो है ये केंद्रीय सूची में आते हैं। और हम सभी जानते हैं कि शक्तियों का जो विभाजन है वो संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। किस में किया गया है? जो 7वीं अनुसूची है,
7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची के रूप में। तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा बिल्कुल सही सटीक नहीं है। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय है या नहीं? जनगणना, ये संघ सूची का विषय है या नहीं? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ये द्वितीय अनुसूची में है। और इसके साथ ही दल बदल विरोधी, ये 10वीं अनुसूची में है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये यूपी पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? यहाँ उत्तर होगा सी। राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वह किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में ना होकर यह चौथी अनुसूची में है, 4th शेड्यूल में इसके बारे में बताया गया है। बाकी अन्य जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सही है कि जनगणना जो है 7वीं अनुसूची की संघ सूची में है ना, 7वीं अनुसूची की भी संघ सूची में 69वें नंबर पर लिखी गई है। वहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये 7वीं अनुसूची में राज्य अनुसूची में दी गई है और राज्य अनुसूची की भी 6ठे नंबर पर इसे लिखा गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यह राज्य सूची का विषय है। बाकी दल बदल विरोधी कानून जो है वह 10वीं अनुसूची में है ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। देखिए, बंधुत्व, प्रभुत्व, संप्रभुता या समानता या अखंडता। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी और कई बार अलग अलग एग्जाम्स में तो आया ही हुआ है, उसके साथ साथ यूपी पीसीएस में तो इसको कई बार रिपीट भी किया गया है इस प्रश्न को। तो आंसर क्या होगा इसमें? इसमें आंसर क्या होगा कि 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था, तो था अखंडता जो था वो शामिल नहीं था। 1976 में फिर 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, 42वां संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लाया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया गया, जिसके द्वारा संविधान में 3 मुख्य शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें एक समानता है, इक्विलिटी वर्ड को जोड़ा गया, माफ़ कीजिएगा, समाजवादी है, असमानता मैंने बोला, समाजवादी शब्द है, समाजवादी है और अखंडता है और इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंथ निरपेक्ष शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द। तो ये 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया और इसके लिए जो अमेंडमेंट किया गया था वो 42वां संशोधन किया गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं आपको बता दूं ये यूपीपीएससी 2019 प्री का क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये और ये क्वेश्चन एक तरीके से पूर्ण रूप से एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है कि आप प्रस्तावना को किस स्वरूप में जानते हैं या समझते हैं, जो संविधान की उद्देशिका के रूप में भी जाना जाता है और एक तरीके से कहा जाए तो परिचय पत्र भी कहा जाता है संविधान का प्रस्तावना को। तो इसको आप किस रूप में जानते हैं या समझते हैं, इस विषय की भी जानकारी यहाँ पर लेना चाहता है आयोग कैंडिडेट से। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो क्या होगा? सीधा सा उत्तर है, हम सभी लोग जानते हैं कि यह लागू नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी रूप में जो है लागू नहीं किया जा सकता। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को अ, रद्द नहीं कर सकते, इसका उपयोग जो है भ्रम को दूर करने के लिए किया जा सकता है और उद्देशिका का उपयोग एक निष्कर्ष के समर्थन के लिए किया जा सकता है, ना कि उसमें लिखी गई चीज़ों को अगर लागू नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है इसमें, इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये एक तरीके से उद्देशिका जो थी या प्रस्तावना जो थी ये 13 दिसंबर 1946 की जो डेट है, 13 दिसंबर 1946 की जो तारीख है, इस तारीख को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, भारतीय संविधान की उद्देशिका बना फिर ये बाद में जाकर। और प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यही है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इसकी प्रकृति जो है वह न्याय योग्य नहीं है, जुडिशियबल नहीं है। इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी क्रम में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? ऑप्शन है विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या आर्थिक स्वतंत्रता।
तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार यूपीएससी में भी आया हुआ प्रश्न है ये, और यूपी पीसीएस मेंस 2008 में आया हुआ प्रश्न है ये। तो यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो यहाँ उत्तर क्या होगा? यहाँ उत्तर होगा आपका आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। आर्थिक न्याय की बात की गई है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, तो संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ये 3 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? न्याय बताए गए हैं, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई है। यानी कि न्याय कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की क्या बताई गई हैं? तो प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन हमें देखने को मिलता है। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात यहाँ पर की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता, सुशासन से आप लोग अच्छा कंसेप्ट यहाँ पे समझ भी रहे होंगे कि सुशासन एग्जैक्टली मीनिंग क्या कहना चाह रहा है। कि सुशासन क्या? एक अच्छी गवर्नमेंट हो जिसमें किसी तरीके का भ्रष्टाचार ना हो, सभी लोगों का कार्य बड़ी आसानी से हो जाए, सभी लोग सुखी हों, राम राज्य आ जाए, राम राज्य जैसा कंसेप्ट की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर सुशासन की विशेषता नहीं है क्या? लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का मीनिंग ही होता है भ्रष्टाचार। एक तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं भ्रष्टाचार के रूप में, कि भ्रष्टाचार है और चारों तरफ जो है आम व्यक्ति की जो है आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, और किसी भी कार्य को उसे करवाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, काफ़ी पैसा खिलाना पड़ रहा है। तो लाल फीताशाही किसी भी सुशासन की विशेषता नहीं हो सकती है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अन्य जो कंसेप्ट है, जैसे जवाबदेही है, पारदर्शिता है, कानून का नियम है, हिस्सेदारी है ना, सर्वसम्मति से निर्णय लेना है, दक्षता है, प्रभावशीलता है, ये सारी चीज़ें जो हैं सुशासन का कंसेप्ट होती हैं। ठीक है, सुशासन का कंसेप्ट होती हैं। जवाबदेही था यानी कि भाई जनता के प्रति जवाबदेही है। पारदर्शिता यानी जो भी सरकारी काम हो रहे हैं वह लोगों के सामने है, लोगों से छिपकर काम नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न ले लेते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, वेलफेयर स्टेट का जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो क्या होना चाहिए? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर कल्याणकारी राज्य का जो एक उद्देश्य है, मीनिंग है, वो क्या निकल कर आता है? तो निकल कर आता है कि भाई जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना। यानी कि जो कमजोर वर्ग है उसके लिए बड़े पैमाने पर काम किए जाएं सरकार के द्वारा। तो कल्याणकारी राज्य जो है वो नागरिकों के, विशेष रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। खासतौर पर सामाजिक जो कमजोर वर्ग है, नागरिक है, कमजोर वर्ग के जो नागरिक हैं उनके सामाजिक आर्थिक यानी कि सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक आर्थिक विकास के नियम कानून या कह सकते हैं कुछ योजनाओं का निर्माण किया जाता है। तो सरकार का वह नागरिकों का वह वर्ग जो सामाजिक आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, यानी कि जो मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, समाज में उसकी अच्छी पहचान है, तो वह उसको किसी तरीके के कल्याण की आवश्यकता नहीं है बाहरी रूप से, वह अपना कल्याण जो है स्वयं कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें कि वह वर्ग जो काफ़ी कमज़ोर है, उसको जो है सामाजिक आर्थिक कल्याण की ज़रूरत है, यानी कि सरकार के सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे इसका उदाहरण आप लेकर समझ सकते हैं अच्छे से, जिसमें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना, कौन सी भारत सरकार की जो योजना है, कौन सी? प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना भी जो है किसानों के लिए नहीं है, बल्कि सिर्फ छोटे किसानों के लिए है। इस चीज़ को भी ध्यान है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना। तो जो बड़े किसान हैं उनको कल्याण की आवश्यकता नहीं है, वो अपना कल्याण स्वयं कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको कल्याण की आवश्यकता है, तो उनके लिए ये कल्याणकारी योजना लाई गई है। इसी तरह से अगर हम देखें तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार है, उनके द्वारा जो चलाई जाने वाली अलग अलग विशेष योजनाएं होती हैं, वह नागरिकों के उन समूहों की पहचान करती है या उन समूहों को टारगेट करती है जो काफ़ी कमज़ोर है या वंचित है। तो कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य होता है जो मुख्यतः उस वर्ग का कल्याण करने का प्रयास करता है। तो इसका कंसेप्ट अगर हम अपने संविधान में देखें तो संविधान का जो भाग
4 है, भाग 4 है, जिसमें किसकी बात की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की बात की गई है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात की गई है, जिसे हम लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में भी जानते हैं। यानी कल्याणकारी राज्य की जो बात की जाती है वो किसमें की जाती है? वह की जाती है डीपीएसपी में। और इसका अगर अनुच्छेद 37 देखेंगे तो इसमें ये बात थोड़ा-सा स्पष्ट और कर दी गई है कि भई जो डीपीएसपी है इसका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, किसकी? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसी प्रकार अगर हम देखें अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ इसी से ही संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? यानी देखो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है ये, और ये भी प्रश्न कई बार पुट अप हुए हैं अलग-अलग एग्ज़ाम्स में, खास तौर पर लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम्स पर। डिफरेंट स्टेट्स में, इवन उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी और यूपीएससी लेवल पर भी एक प्रश्न इस प्रकार का बना हुआ है कि एक भारतीय संविधान का जो दर्शन नहीं है, कौन-सा इनमें भारतीय संविधान का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका दर्शन नहीं है। तो हम जान रहे हैं यहाँ पे कि भाई कल्याणकारी राज्य हमारी संकल्पना है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, हमारी फिलॉसफी में आता है। समाजवादी राज्य की बात जो कि हमारे उद्देशिका में स्पष्ट रूप से लिखी हुई भी है। राजनीतिक समानता की भी बात यहाँ पर बोली जाती है हमारे देश में। तो यहाँ बचता है साम्यवादी राज्य, यानी कि कम्युनिस्टनिज्म, यानी ये जो कंसेप्ट है ये हमारे संविधान का दर्शन नहीं है। तो साम्यवादी राज्य के दर्शन का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। समाजवादी राज्य एवं राजनीतिक समानता या न्याय का उल्लेख हमें उद्देशिका में आराम से मिल जाता है। कल्याणकारी राज्य का दर्शन संविधान के भाग 4 में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भाग 4 है उसमें स्पष्ट रूप से आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे संविधान का दर्शन नहीं है, कौन सा? साम्यवादी राज्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी। और ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं अक्सर हमसे नंबर्स चुरा कर ले जाते हैं, तो हमें इनसे नंबर चुराने हैं कि भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नाम मात्र का राजतंत्र है भारत, या भारत एक कुलीन तंत्र है, या भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन हम जल्दबाजी में इसमें गलतियां कर देते हैं और हमें ध्यान रखना है कि भारत जो है एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है, यानी कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। और यहाँ पर शक्तियों का जो मूल है, यानी पावर जो है हमारे देश में, पावर का जो सोर्स है वो कौन है? जनता है। जो भारत की जनता है यह मूलतः पावर का सोर्स है। जो सारी शक्तियां हैं वो किस में निहित है? जनता में निहित है। तो संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं, जो कि संसदनात्मक प्रजातंत्र शक्ति कहलाती है, या संसदनात्मक प्रजातंत्र की जो शक्ति है वह किस में है? वह जनता में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कौन है? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। बहुत ही छोटा-सा प्रश्न है, उत्तर बड़े आराम से आप सभी को यहाँ पर मिल जाना चाहिए और आ भी जाना चाहिए। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। जैसे कि पीछे हमने कहा कि जनता जनार्दन है, उसने जिसको वोट दे दिया वही सत्ता का सुख भोगता है। तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? देश की जनता। क्योंकि भारत का संविधान आरंभ जब होता है, यानी कि आपने अगर उद्देशिका पढ़ी है संविधान की, तो उसमें शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? शुरुआत में यही तो लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, क्या लिखा हुआ है? हम भारत के लोग। अगर आप उद्देशिका को पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट निकल के आएगा, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग, यानी कि जो जब आप पूरे प्रियम्बल को पढ़ते हैं, उद्देशिका को पढ़ते हैं, तो लास्ट में जब वो खत्म होता है तो आप उसमें कहते हैं कि हम इसे 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। किसे? उद्देशिका को, इस पूरे संविधान को। यानी कि अगर हम संविधान को ना माने तो संविधान मात्र एक किताब है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है कि हम भारत के लोग, जो हम संविधान को मान रहे हैं, अपने लोकतांत्रिक राज्य को मान रहे हैं, तभी यह जीवित है। यानी कि जो पावर मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? हमारी संविधान को, हमारे देश को हमसे मिल रही है, यानी कि जनता से मिल रही है। तो जनता के स्वामी ना होकर जो हमारे द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वह जनता के सेवक के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि सेवा कितनी होती है वो हम सभी लोग जानते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो यहाँ पर देखिए राजकीय चिन्ह को लेकर क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, और इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं हमें देखने को अलग अलग एग्जाम्स में मिल जाते हैं। तो यहाँ क्या आंसर होगा हमारा? 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950 को राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया था, और ये सारनाथ के वाराणसी से लिया गया था। कहाँ से? सारनाथ से लिया गया था। सारनाथ का है, वाराणसी में है। जो अशोक का सिंह स्तंभ है उसकी शीर्ष अनुकृति को अपनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है हिरण, हाथी, बाघ,
शेर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, उत्तर तो अपने आप ही सबको मिल ही गया होगा। उत्तर क्या होगा यहाँ पर? बाघ। बाघ यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका हो जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, यानी कि इसका जो अगर हम वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या आता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, तो पैंथेरा टाइग्रिस जो है ये है, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। तो देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए हमने देखा कि भाई 1973 में राष्ट्रीय बाघ परियोजना भी शुरू की गई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, जल्दी से। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो भारत है क्या? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कन्फेडरेशन या राज्यों का यूनियन। तो क्या आंसर होगा यहाँ पर? यहाँ पर आंसर होगा राज्यों का यूनियन। ठीक है, राज्यों का यूनियन। तो संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इस चीज़ को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो अनुच्छेद 1 है किसका? संविधान का अनुच्छेद 1 ये निर्धारित करता है कि भारत अर्थात इंडिया। तो एक बात भी ध्यान रखना है, हमारे संविधान में 2 नाम दिए जाते हैं हमारे देश को, भारत और इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों का यूनियन कह सकते हैं, राज्यों का संघ कह सकते हैं। किसे? भारत को। तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे? अगर हम राज्यों का संघ कह रहे हैं तो भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आता है? पहला कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, राज्यों के राज्य क्षेत्र जो हमारे राज्य हैं पहले से, उनके जो भी क्षेत्र हैं वो आते हैं। दूसरा ऐसे क्षेत्र जो संघ क्षेत्र हैं, है ना, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। क्लियर है? जो संघ शासित क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं। और तीसरा ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं और समाविष्ट होंगे, यानी कि हमें मिले हैं या हमने प्राप्त किए हैं। तो राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान के पहली अनुसूची में भी किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 स्पष्टतः ये कह देता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। वह एक नए राज्य का निर्माण कर सकता है। कौन? संसद। भारत की जो पार्लियामेंट है वह नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यह संविधान के भाग 1 में है। उसके नाम में परिवर्तन करना, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आता है। और यह किसके पास राइट है? संसद के पास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। पारित होना अनिवार्य है। तो किस रूप में पारित होना अनिवार्य है? ये क्वेश्चन है कि संसद में साधारण बहुमत या कम से कम 2/3 के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, या 2/3 बहुमत या कम से कम 2/3 राज्य के अनुसमर्थन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आंसर सीधा सा है इसका, भारत में भारत के संसद में साधारण बहुमत के द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा इसे किया जा सकता है। इसके लिए संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, यानी कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो या फिर नए राज्य का निर्माण करना हो, तो इन सब कार्यों के लिए संविधान के अनुच्छेद 368 का उपयोग नहीं किया जाएगा। 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है, तो इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा कहाँ कहा गया है? तो ऐसा कहा गया है संविधान का जो अनुच्छेद 4 है, आर्टिकल 4 है, वो इसमें इस बात को ये कह दिया गया है कि अनुच्छेद 2 यानी कि आर्टिकल 2 एंड 3 में जो भी काम किए जाएंगे वह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माने जाएंगे। यानी कि इन सब कार्यों को करने के लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है और सीधा सा एक साधारण बहुमत संसद में पारित करके इन कामों को किया जा सकता है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन या नए राज्य का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। चलिए, आशा करता हूँ यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अगला प्रश्न ले लेते हैं इसी क्रम में कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था में, जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, संघात्मकता की बात कर रहा है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो यहाँ जो कंसेप्ट है इस चीज़ को ध्यान से समझिए और पढ़िए और आंसर जल्दी से दे दीजिए कमेंट में, जो भी लोग देख रहे हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये जो क्वेश्चन है, एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है यूपीपीएससी प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार प्रश्न है, इसीलिए ये सबसे अंतिम प्रश्न के रूप में मैंने रखा है ताकि थोड़ा सा हमारा दिमाग लगे। तो हम सभी जानते हैं कि
जो कौन-सा कथन सही है? तो हम सभी जानते हैं पहला कथन है वह तो बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। तो अनुच्छेद 1 जो कहता है वो राज्यों के संघ की स्थापना करता है, यानी कि जिसमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी कि राज्य जो हैं वो संघ से बने हैं, संघ राज्यों से नहीं बना है, यानी कि हमारा देश जो है वो राज्यों से नहीं बना, बल्कि हमारे देश से राज्य बने हैं। इस चीज़ के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि संविधान के अनुच्छेद 19 एक का के तहत सभी नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है का मूल अधिकार है। लेकिन इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की जो प्रभुता है और अखंडता है, अगर वह किसी तरीके से डिस्ट्रॉय होती है या कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो उस पर जो है राज्य विधि द्वारा उस पर रोक लगा सकता है। तो भारत में अलग होने की मात्र वकालत करना भी संबंधित विधि के तहत अपराध माना जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखिए, ये स्टेटमेंट पहले से जुड़ा हुआ है। इसका ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। जो अंत तक बने हुए हैं, वो बहुत ही गहरी बात सीख कर जाएँगे कि अलग होने की वकालत करना। आप एक राज्य हैं, मान लिया कि आप झारखंड हैं या यूपी हैं, उत्तर प्रदेश हैं, और आप एक वकालत करने लग रहे हैं कि हमें जो है भारत से अलग हो जाना चाहिए, हमें भारत से अलग होना है, अलग देश बनाना है, उत्तर प्रदेश नाम से एक अलग देश बनाना है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है आपकी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आप ये कह नहीं सकते कि ये मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप अगर बोल रहे हैं तो इसकी वजह से देश की अखंडता खतरे में पड़ रही है। जो देश की एकता अखंडता है वो खतरे में पड़ रही है। इस वजह से आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी इसमें कि आप भारत से अलग होने की बात कर रहे हैं, भारत की को खंडित करने की बात कर रहे हैं और आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें? जो केवल एक ही सही है। तो बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न रहा ये भी। आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध हो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। और ध्यान रखना है 14 मई प्री का एग्ज़ाम डेट है। और इसके साथ-साथ ही इससे रिलेटेड कोई सुझाव हो इन कंसेप्ट से रिलेटेड और इसके साथ-साथ इन सेशन से रिलेटेड कि हम और क्या नया इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अपना प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये सेशंस हम डेली ला सकें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर्स और सब्सक्रिप्शन से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पढ़ते रहें और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।